बैक टू गॉडहेड मैगजीन दिल्ली में सिंगल हैंडेडली छाप रहे थे और उसको छापने में उनको ऑफ कोर्स बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि खुद ही लिखते थे, खुद ही उसको टाइप करते थे, कागज़ खरीदते थे, एडिट करते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, छपवाते थे, फिर उसको रिसीव करते थे और उसके बाद खुद ही उसको बेचने जाते थे। यानी कि बिगिनिंग से लेकर एंड तक सारा काम खुद करते थे। और क्यों ना हो, उनके गुरु का आदेश था, गुरु की आज्ञा पे वो तत्पर थे, कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो लोगों को मैगजीन बांटते थे तो अक्सर लोग कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। वो प्रार्थना करते कि आप पढ़े, इससे आपका बहुत कल्याण होगा, और अक्सर समय मिलता, सॉरी स्वामी जी, नो टाइम। तो इसके उत्तर में प्रभुपाद ने अपने बैक टू गॉडहेड मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, जिसका नाम रखा नो टाइम, अ मॉडर्न बिग डिजीज। ये एक आधुनिक नई बीमारी है। वे कहते हैं कि शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए हम लोग बहुत व्यस्त हैं, और लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई आत्मा क्या होती है, तो उसके बारे में वो कोई उत्तर नहीं दे पाते। प्रभुपाद ने ऑब्जर्व किया कि उस समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर मेघनाथ शाह। तो मेघनाथ शाह जो थे वो भारत के जो प्लानिंग कमीशन है उसके सदस्य थे। भारत का एक प्लानिंग कमीशन होता है जो 5 वर्ष देश को क्या करना है उसके नियम बनाता है, और उसमें वैज्ञानिक होते हैं, उसमें दार्शनिक होते हैं, उसमें इकोनॉमिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल फिगर, हर क्षेत्र के लोग, वरिष्ठ लोग होते हैं। तो ये मेघनाथ शाह अपनी गाड़ी से जा रहे थे और उनकी गाड़ी में ही डेथ हो गई। बड़ी तेजी से जा रहे थे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो प्रभुपाद ने तब ये लिखा कि देखिए, इतने बड़े वैज्ञानिक इतने बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन क्या ये मृत्यु को कह सके कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं अत्यधिक व्यस्त हूं? तो मृत्यु को कोई इस तरह से जवाब नहीं दे सकता। ऐसे एक डॉक्टर अंसारी थे जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत फेमस नेता थे, और उनके परिवार में बहुत से लोग डॉक्टर ही थे। और जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मेरे परिवार में इतने डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी कोई डॉक्टर मुझे बचा नहीं सकता है। तो प्रभुपाद ने अपने बैक टू गॉडहेड मैगजीन में इस तरह के लेखों का निर्माण किया और लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करी कि हर किसी को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में उस वास्तविक वस्तु का ज्ञान है, उस आत्मा के विषय में ज्ञान है। तो श्रीला प्रभुपाद यानी कि अभय चरण एक बड़े असामान्य डिस्ट्रीब्यूटर भी थे मैगजीन के, अपने न्यूज़पेपर के या अपने बैक टू गॉडहेड मैगजीन के। तो वो सड़क पे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते थे कि मेरा अखबार ले लो या मेरी मैगजीन ले लो, जैसे कि हॉकर्स लोग करते हैं, लेकिन वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के पास जाते थे। जैसे कोई चाय पी रहा है तो चाय जब उसने पी लिया होता है तो उसके बगल में बैठ के उसको अपनी एक पत्रिका निकाल के उसके सामने रख देते, और जैसे उनकी मैगजीन सामने होती है, और क्योंकि वो फ्रंट साइड में भी उनका लिखा होता था, तो जिसमें कुछ टॉपिक्स दिखाई देते थे कि मनुष्य जाति में सबसे तुच्छ भाव क्या है, सामाजिक बोध के अंतर्गत दार्शनिक समस्याएं क्या हैं, मानव जाति के दुख क्या हैं, राष्ट्रीयता की वास्तविक चेतना क्या है। इस तरह के जो लाइवली विषय होते थे उन विषयों पे प्रभुपाद जी लिखते थे। और इससे पहले कि लोग कहें कि हमारे पास समय नहीं है, प्रभुपाद जी कुछ और कहने की कोशिश करते ताकि वो इसको खरीदने पे राजी हो जाएं। और अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से पहले ही वैष्णव अधिकारियों की ओर से वे समाचार पत्र विक्रेता की भूमिका बड़ी प्रसन्नता से निभा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो पत्र था ये कोई साधारण नहीं था और मूल्य था केवल 6 पैसा। इस प्रकार भगवान चैतन्य की कृपा का प्रचार वो कर रहे थे। वेदों का इतना बड़ा रहस्य बड़ी आसानी से 6 पैसे में दिल्ली की सड़कों पे वो बेच रहे थे।
हालांकि अभय के जो लेख होते थे वह कट्टर नहीं होते थे, हालांकि उसमें तीखापन होता था क्योंकि वह मनुष्यों के अज्ञान को बहुत बड़ी जोरदार तरीके से उस पर वो आक्रमण करते थे। तो हमेशा यही चिंता करते थे कि कैसे भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने यही सोचा कि इसके लिए एक आध्यात्मिक संगठन की आवश्यकता है, एक आध्यात्मिक संगठन, एक आदर्श संप्रदाय की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने एक नाम भी सोचा, उन्होंने नाम सोचा गीता नागरी। गीता नागरी रूपी एक संगठन होना चाहिए। तो गीता नागरी का अर्थ है ऐसा गांव जहां पर गीता का गान हर समय किया जाता है, हर व्यक्ति उस संस्था का गीता को समझता है, जानता है। और हमारा ये अलीगढ़ जो मंदिर है ये तो है ही गीता ज्ञान मंदिर। तो श्रील प्रभुपाद होते तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती इस मंदिर का नाम सुनकर, बहुत अधिक प्रसन्नता होती। और श्रील प्रभुपाद जी अलीगढ़ भी आए हैं कई बार। तो इसीलिए ये गीता का नगरी में उनका कमरा यहाँ पे है। तो गीता की शिक्षाओं को कैसे प्रचार किया, तो गीता नागरी की उन्होंने एक कल्पना करी। और जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे ख्याल से अमेरिका में गीता नागरी फार्म है, भक्तों ने बनाया है गीता नागरी फार्म हाउस। और मेरे ख्याल से राधानाथ स्वामी महाराज उसी फार्म में ज़्यादा रहे हैं। तो गीता नागरी का अर्थ है ऐसा गांव जहाँ पे गीता का गान किया जाता है, हर कोई गीता के ज्ञान को समझता है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद गांधी जी की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि गांधी जी हर समय अपनी बातों को, गीता की बातों को सामने रख के दिया करते थे। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही एक साधु के समान था। प्रभुपाद जी इतना अधिक भगवत गीता के प्रचार में लगे रहते थे कि उन्होंने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक पत्र लिखा। और उन्होंने ये बात लिखी कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, और एक चेतावनी भरा पत्र था जिसमें उन्होंने लिखा कि समाज का जो संचालन है वो अधिकांश असुर लोग कर रहे हैं, उसका भाग्य घोर दुर्भाग्य से ग्रस्त हो रहा है। अतः कृपा करके आप इस महान पतन से बचाइए, हमारे देश का जो पतन हो रहा है उससे बचाइए। तो इसलिए उन्होंने क्या सजेशन दिया, उन्होंने प्रभुपाद जी ने एक सजेशन, एक लेटर में जो लिखा कि अपना वर्तमान शरीर छोड़ने के बाद परम भगवान के पास जाने का सूत्र मुझे मिल गया है। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वर्तमान शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास जाने का जो फॉर्मूला है वो मुझे मिल गया है। और संसार के अपने सभी जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनको भी मैं भगवत धाम ले जा सकूं के उद्देश्य से मैंने बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन किया है। बैक टू गॉडहेड का मतलब होता है अपने धाम, भगवान के धाम में वापस जाना। हालांकि हमारी जो पत्रिका निकलती है उसका हिंदी में नाम है भगवत दर्शन, पर उसका एक्चुअल में नाम होना चाहिए, अगर ठीक से ट्रांसलेट किया जाए, कि भगवत धाम की ओर वापसी। तो मैंने एक ऐसी पत्रिका का मैं प्रकाशन करता हूं, जब मैं कहता हूं कि आप अपना वर्तमान शरीर छोड़ने के बाद मैं परम धाम को लौट जाऊंगा, तो कृपया आप मुझे कोई अद्भुत व्यक्ति या पागल व्यक्ति ना समझें। प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं। हम में से हर एक के लिए और सभी के लिए संभव है। तो अभय ने यही राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करी कि वह कम से कम बैक टू गॉडहेड की, उन्होंने जितने भी मैगजीन छपी थी सबकी एक एक कॉपी उनको भेजी कि आप कम से कम, अगर सबके सब पढ़ ना सके तो कम से कम उसके हेडिंग्स पे एक मोटी मोटी जो सुर्खियां हैं उस पर एक नज़र जरूर डालें और आप उसके संपादक को साक्षात्कार दें, यानी कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं आपसे मिलकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत को कैसे एक आध्यात्मिक मंत्रालय की आवश्यकता है।
तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो इस तरह का प्रपोजल रख सकते हैं। तो वर्तमान समय में मैं अकेला ही चारों तरफ अपनी मैगजीन के माध्यम से इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है और मुझे होप अगेंस्ट होप है, आशा के विरुद्ध भी आशा है। मुझे उम्मीद है कि ये तो कहने का अर्थ ये है कि अभय इतना ज्यादा प्रयत्नशील थे। देखिए, वो प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखते थे, गांधी जी को भी लेटर लिखते थे, और वो राष्ट्रपति को भी वो लेटर लिख रहे हैं और मैगजीन उनको भेज रहे हैं। तो वो अपनी मैगजीन को अकेले ही बेचते भी थे, पर वो अपनी बहुत सी मैगजीन्स को विदेशों में भी भेज देते थे। विदेशों की जो फेमस लाइब्रेरीज होती थी या फेमस लोग होते थे जिनका भी एड्रेस उनको पता चलता था, वो उनको अपनी बैक टू गॉडेड मैगजीन भेजते थे और इस प्रकार से वो निरंतर लिखते रहते थे। यही कारण है कि जब बैक टू गॉडेड मैगजीन इस्कॉन बनने के बाद दोबारा से पब्लिश होना शुरू हुई, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये मैगजीन हमारी संस्था की रीढ़ की हड्डी के समान है। अगर हम इस मैगजीन का ध्यान रखेंगे, हालांकि मैगजीन छपती है, बिकती है, लेकिन फिर भी उसमें वो बात नहीं है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि परंतु हम प्रभुपाद कथा से उत्साहित होके इस मैगजीन को भी अच्छे से बांटेंगे। तो उन्हें कभी कभी मैगजीन बांटते हुए कुछ आधुनिक प्रकार के लोग मिल जाते थे और जो कई प्रकार की चर्चा करते थे। जैसे कि एक बार जब वो अपनी बैक टू गॉडेड मैगजीन को विदेश भेज रहे थे, तो जो पोस्ट मास्टर था वही आर्य समाजी था। तो उसने ये बात कही कि इसकी क्या आवश्यकता है इस प्रकार के प्रचार करने की। उसने कहा, यदि हम अपना कर्तव्य अच्छे से पालन करते हैं तो भगवान की आराधना का क्या लाभ। यदि हम ईमानदार हैं, यदि हम नैतिक हैं, यदि हम ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरे को हानि पहुंचे, यदि हम इस तरीके से कार्य करें, तो फिर भगवान की पूजा की, आराधना की क्या आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जो मैगजीन थी उसका नाम क्या था, बैक टू गॉडहेड था। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से इसको चैलेंज कर रहा था और प्रभुपाद जी वहीं अपनी मैगजीन को सब जगह भेजने के लिए थे। तो प्रभुपाद जी ने इसका ये उत्तर दिया उन्हें, पोस्टमास्टर को, कि यदि किसी में भगवत भावना नहीं है, यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है, तो वो ना नैतिक हो सकता है, ना वो सत्यवादी हो सकता है और ना ही वह ईमानदार हो सकता है। यह गीता का दृष्टिकोण है। हरि अभक्तस्य कुतो महद गुणा। हमें ऐसा लगता है कि परिवार में सुख, शांति, आनंद बना रहे और सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में, कंपनी में, समुदाय में, समाज में प्रयास कर रहे हैं कि सुख शांति बनी रहे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भगवत गीता, जो भारत का निचोड़ है भारतीय ज्ञान का, वो कह रहे बिना भगवत भक्त हुए शांति असंभव है। श्रोदम सर्वभूतानां ज्ञत्वा माम शांतिं पृच्छति। कि जब तक भगवान को स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब भगवान को बाहर से स्वीकार नहीं, जब तक भगवान को सरेंडर नहीं किया जाएगा, जब तक भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया जाएगा, तो उस व्यक्ति को शांति सपने में भी नहीं मिलेगी। केवल दुख को भूलने के लिए उसे तरह तरह के नशे करने पड़ते हैं। केवल दुखों से बचने के लिए उसे तरह तरह के फिल्म देखने पड़ते हैं, गाने सुनने पड़ते हैं, ताकि वो कुछ क्षण के लिए अपने कष्टों को भूल जाए। वो तरह तरह के नशे पीट के, दवाई खा के वो सोना चाहता है, बेहोश हो जाना चाहता है, ताकि वो दुख को भूल जाए। वास्तव में वास्तविक शांति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो भगवान की पक्की भक्ति करते हैं, जो भगवान के पक्के दास बन जाते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी के तो हड्डियों में तक घुस गई थी ये बात, और वो इसका दिव्य आनंद उठा रहे थे। क्योंकि प्रभुपाद जी, कई बार ऐसा देखा गया कि प्रभुपाद जी, जैसे इस लीलामृत में उसका उद्देश्य नहीं है, परंतु मैंने एक श्रेष्ठ भक्त के मुख से सुना था कि जब झांसी में प्रभुपाद जी एक बार जप कर रहे थे, और जप करते करते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे झांसी के भारतीय भवन में, और उनके गले में एक बहुत सुंदर माला थी, बहुत सुंदर। तो वही डॉक्टर प्रभाकर जो उनके शिष्य, उन्होंने आके कहा, अरे प्रभु जी, आपके गले में ये माला कैसे आ गई? तो कहते, मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहा था और भगवान ने मेरे गले में माला डाल दी।
और वो सीजन वीजन नहीं था, और कहते ऐसी दिव्य खुशबू, ऐसा दिव्य वो उसका महत्व था। तो इसीलिए प्रभाकर इतने ज्यादा प्रभुपाद की उसको समझ पाए कि ये कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है। हालांकि ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो बहुत ही महान पर्सनालिटीज होते हैं वो जब सामने होते हैं ना तो उनका महत्व समझ में नहीं आता है। जब चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट थे तो उसमें बहुत से लोग उनको माताल, यानी कि जैसे इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो महान व्यक्ति, और शिला प्रभुपाद के विषय में भी इनकी महानता, तो विदेश में जाने के बाद उनके कुछ लोगों ने उनके असली उसको समझा, जिनको आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता थी। तो इस प्रकार उन्होंने उनको भी कोट किया, हैरी एस ट्रूमैन, जो कि यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन्होंने यही कहा कि किसी भी देश की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि उनके देश के लोग सुखी हों। तो प्रभुपाद ने उनकी इस बात को पकड़ा कि इतने बड़े व्यक्ति कह रहे हैं कि देश के लोग सुखी होने चाहिए, और बिना भगवत भक्ति के कोई कैसे सुखी होगा। प्रमाण है कि हमारे जो नेता हैं वो इतनी आर्थिक नीतियां अपना रहे हैं और इतनी तरह के औद्योगिक इंडस्ट्रियल विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस समय दिल्ली में ही लगभग 1.25 लाख के आसपास अनएम्प्लॉयड थे लोग, मतलब नौकरी नहीं थी उन लोगों को। तो वो चीज़ बढ़ रही है। तो प्रभुपाद जी इसी बात पे जोर डाल रहे थे कि इस ज्ञान को, मतलब इन सब बातों से हमको यही समझ में आता है कि वो एक तरीके से तड़प रहे थे कि इस ज्ञान का समुचित विकास होना चाहिए और अधिक से अधिक लोग गंभीरता से इसको स्वीकार करें। और ये बात तब पूरी हुई जब वह अमेरिका पहुंचे और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, और कुछ सिंसियर शिष्य जिनका श्रीला प्रभुपाद पे पूरा विश्वास हुआ, और उसके बाद इतना सुंदर ज्ञान इस समाज को प्राप्त हुआ। और अब बहुत ही पढ़े लिखे IIT के लोग, बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, वास्तव में जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन हो, अफ्रीका हो, भारत के बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग इस ज्ञान को पकड़ रहे हैं और अपने जीवन को इस प्रकार से जी रहे हैं। तो ये है श्रीला प्रभुपाद का अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। और इस प्रकार उनका ये समय दिल्ली में मैगजीन बेचते हुए, स्ट्रगल करते हुए निकला, और इसके बाद धीरे धीरे प्रभुपाद वृंदावन की ओर शिफ्ट होंगे। तो आज की कथा यहीं रोकते हैं और फिर कल हम और उनके बारे में सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न या सवाल पूछिए। हाँ, बैक टू गॉडहेड बंद हो गई कई बार। हाँ, बैक टू गॉडहेड कई बार बंद हुई। पहले निकली, फिर उसके बाद 1-1.5 साल नहीं निकली, फिर निकली, फिर 5-6 साल 8 साल नहीं निकली, फिर निकली। प्रभुपाद फिर प्रयास कर रहे हैं, फिर कुछ समय तक निकलेगी, फिर बंद हो जाएगी, और वृंदावन जाएंगी, फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक समस्या हो गई थी, और फिर बंद हो गई, और फिर अमेरिका गए, फिर जो शुरू हुई इस्कॉन बनने के बाद फिर नहीं रुकी। और अब तो कितनी भाषाओं में आती है, और कितने हरे कृष्ण।